मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस टॉपिक हैं वो हैं नियोजित विकास की राजनीति, लेसन नंबर 3। और उसमें हम ये आज सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। नियोजित विकास की राजनीति का सेकंड पार्ट है ये। और इसमें आपको समझना है कि ये किस तरह से हम एक नियोजन के तौर पे जब विकास करते हैं तो पॉलिटिक्स जो राजनीति चलती है उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, नियोजित का मतलब होता है कि प्लानिंग के साथ, यानी नियोजन करना। जैसे नियोजन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया पहला कदम नियोजन कहलाता है। नियोजन का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन कहेगा इंग्लिश मीन्स वो है प्लानिंग। जैसे हम कोई भी काम करना चाहे तो वो प्लानिंग के साथ अगर करते तभी सफल होता है। तो भारतीय राजनीति में जब आज़ादी के बाद ये सोचा गया कि किस तरह से की विकास की रणनीति अपनाएं, तो उस समय रूस से प्रभावित होते हुए भारत में नियोजन की राजनीति को अपनाया गया था। क्योंकि भारत में दो तरह की व्यवस्थाएं, मैंने पिछली वाले वीडियो में बताया था, भारत में दो तरह की व्यवस्थाएं अपनाना था, या तो पूंजीवादी व्यवस्था अपनाएं या सामाजिक व्यवस्था, ठीक है ना। तो इस तरह से समाजवादी जो व्यवस्था को अपनाया गया तो उसमें ही हम ये नियोजन की व्यवस्था को देखते हैं। तो आपको पता है नियोजन, भारत में नियोजन की शुरुआत कब से हुई थी, और बात करें नियोजन की जो शुरुआत हुई उसके पीछे क्या महत्वपूर्ण योजना थी, उसके पहले क्या क्या ऐसी गतिविधियाँ हुई जिससे नियोजन की शुरुआत हुई, और भारत के नियोजन की प्लानिंग के तहत ही पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी हुई थी। तो ये सब अभी जानेंगे अभी इस वीडियो में। एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने क्लासमेट को जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भारत में नियोजन की जो ये व्यवस्था है, यानी नियोजन का ये जो दौर अपनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है ये एक समय था जब हम बात करें तब बहुत सारे जो उद्योगपति हैं उन्होंने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसे हम कहते हैं बॉम्बे प्लान। क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान। इन्हीं बॉम्बे प्लान के तहत उद्योगपतियों ने मिलकर एक व्यवस्था कायम की और सोचा कि हम एक नियोजित रूप में, एक सही रूप में विकास की रणनीति की ओर चलें, तभी डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये एक पहली शुरुआत थी इस कदम में। अब हम आगे देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग, अब जैसे पता है योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1950 से, जैसे मैंने आपको बताया था। तो 1950 से जब योजना आयोग की शुरुआत हुई तो योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। यानी उन्होंने कहा कि हम भारत के लिए जब विकास की एक प्लानिंग तैयार करें, यानी विकास की योजना जब बनाने की शुरुआत करें, तो हम ये सोचते हैं कि पंचवर्षीय योजना सही है, यानी 5 वर्ष तक हमें क्या करना है वो पहले ही डिसाइड कर लें और उसके बाद उस पर अमल करना शुरू कर दें। तो जो योजना आयोग हैं उन्होंने भी किसकी ओर फेवर किया, उन्होंने भी कहा कि हम पंचवर्षीय योजनाओं को, ठीक है ना, पंचवर्षीय योजनाओं को ऑप्शन में ले तो बढ़िया रहेगा। यानी उन्होंने भी पंचवर्षीय योजना के विकल्प को सुना। अब आगे हम देखते हैं तो जिस तरह आपको पता लग जाएगा, इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी। पंचवर्षीय योजना का मतलब भारत सरकार एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 वर्ष तक क्या करना है, कहाँ पे कितने पैसे आएंगे और इस आमदनी को कहाँ पे खर्च करना है। तो ये 5 वर्ष का लेखा जोखा जिसमें हम डेवलपमेंट को लेकर चले, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं, ऐसी योजना तैयार करना पंचवर्षीय योजना के तहत। तो योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा गैर व्यय योजना के लिए, यानी एक हिस्सा वो जो योजना के अंतर्गत नहीं है, अदरवाइज खर्च करना है तो गैर योजना व्यय, और दूसरा जो बजट होगा वो सालाना आधार पर दैनंदिन मंदों पर खर्च करना था। तो अब दूसरा हिस्सा हम जब बात करें, दूसरे हिस्से में क्या थी, जो पंचवर्षीय योजना में जो योजना बनाएगी वहीं पर वो पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये व्यवस्था कर दी गई यहाँ पे। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फ़ायदा ये था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। तो ये तो आप पता है, अगर हम प्लानिंग से चले तो हमारे सामने एक उद्देश्य रहता है कि हम इस उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और इस उद्देश्य के अकॉर्डिंग जहाँ पे जितना इन्वेस्ट करना है उतना ही करेंगे। तो ये प्लानिंग के साथ जब वो कार्य होता है तो उसके संभावित परिणाम अच्छे होते हैं। तो पंचवर्षीय योजना में यही सरकार की और योजना आयोग के आंकड़े और विचार भी हुआ करते हैं शामिल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करें तो आपको पता होगा प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरुआत हुई थी, 1951 से। तो प्रथम पंचवर्षीय, ये आप ध्यान रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना
1900 ये वापस दोहरा रहा हूँ, तो इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी तैयार हुआ था। इस देश में अभी भी गर्मा गर्मी का माहौल था। कहने का मतलब कुछ, क्योंकि जब हम पता नहीं इस पार्ट में हम देख क्या रहे हैं, राजनीति देख रहे हैं कि नियोजित विकास के अंतर्गत, यानी हम प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। कोई भी अच्छा काम होता है तो कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। तो कुछ ऐसे भी थे जो पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं चाहते थे कि नहीं, हम पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग नहीं चलते, हम ये व्यवस्था नहीं अपनाते, और कुछ इसके सपोर्ट में थे। तो ये पंचवर्षीय योजना के ऊपर गर्मा गर्मी और हाँ ना का पक्ष है वो लगभग 3-4 पंचवर्षीय योजना तक ऐसा ही रहा। तो इसमें जैसे हम देखें तो नियोजन को लेकर देश में गर्मा गर्मी पैदा हुई थी, और वह 1956 से चालू वापस दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो आपको ध्यान रखना है 1956। तो देश में अभी भी गर्मा गर्मी माहौल था। इसका मतलब ये है कि कुछ चाहते थे कि पंचवर्षीय योजना सही से काम करे, कुछ नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये योजना सफल नहीं होगी। और इस तरह से दूसरी पंचवर्षीय योजना भी शुरू होगी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ वह अपने एंडिंग समय तक पहुंची, और 1967 में चौथी, यानी जब हम बात करें तो 1956 हो गया, इसके बाद 1961, अब 1961 के बाद वापस 1967, यानी ये कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी, चौथी पंचवर्षीय योजना ही। जब चौथी पंचवर्षीय योजना का समय आया, इस वक्त नियोजन में एक नया मोड़ आया। मोड़ ये था कि एक हद तक ये जो पंचवर्षीय योजना थी वो मंद पड़ गई, क्योंकि सभी एक साथ इसमें पक्ष में नहीं थे। फिर भी पंचवर्षीय योजना के परिणाम संतुष्टपूर्वक ही थे। तो सरकार ने, भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ गया था। कब? 1966 की, यानी जब पंचवर्षीय योजना चल रही तो चौथी 4 नंबर वाली पंचवर्षीय योजना आई, तब सरकार थोड़ा दुविधा में फंस गई, क्योंकि उस समय आर्थिक मंदी का दौर आ गया था। तो सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर तक विराम दे दिया। आपको ध्यान रखना, इस समय विराम मिल गया किसको? ये पंचवर्षीय ये जो योजना है, ठीक है ना, इस योजना को यहाँ पे विराम मिल गया। क्यों? क्योंकि आर्थिक मंदी हो गई थी। अब आर्थिक मंदी की वजह से नई पंचवर्षीय योजना इसलिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि पूरे 5 वर्ष तक, अगले 5 वर्ष क्या करना है उसकी योजना बनानी होती है, और उस पूरे 5 वर्ष के लिए अभी पैसे कहाँ से, मतलब अभी पैसे लगाने होते हैं। कभी इस फील्ड में इतना पैसा लगाना, उस फील्ड में इतना लगाना है, सेवा के क्षेत्र में इतना लगाना है, औद्योगिक क्षेत्र में इतना लगाना है, और कृषि क्षेत्र में इतना लगाना है। तो पहले से पैसा लगवाना होता है, और उन्हीं पैसों से वो काम सब 5 वर्ष तक होता रहता है। लेकिन इस आर्थिक दौर में वो अभी दुविधा में था, क्योंकि इतना एक साथ बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकते थे। तो फिर क्या हुआ? हालांकि इस योजनाओं की प्राथमिकता और प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई, लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी, यानी एक दौर शुरू हो गया था जब हमें आर्थिक विकास की ओर बढ़ना था। तो हम यहाँ पे अब डिटेल में समझेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना को बहुत अच्छे से, और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आप ये ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। हाँ, पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। अब जाने क्या, तो वो आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि आपने अगर अच्छे समझ लिया, नोट कर लिया, तो यही आपके एग्जाम में सपोर्ट करेगा। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया था 1951 से लेके 1956 तक इसका दौर था, ठीक है। और इस समय पता ही है, जब देश विभाजन हुआ तो क्या सबसे बड़ी दिक्कत थी? गरीबी इतने पैर पछाड़ चुकी थी कि लोगों का खाना हजम नहीं हो रहा था। तो योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक थे एन के राज। एक इसमें योजना में तैयार होने की जो थी एन के राज, जो एक व्यक्ति थे, वो इस योजना के तैयार में जुटे थे, यानी योजना को तैयार करने में। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील पर ही अगले 2 दशक तक भारत को अपनी साल धीमी रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हम जब ये पंचवर्षीय योजना बनाए तो इकोनॉमिक जो रेट है वो इतना तगड़ा ना करें कि बाद में घुटने टेकने पड़े। हम क्या करेंगे, हम इस योजना के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे, यानी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट करेंगे। तो इस तरह से जब डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा कि सही से विकास होगा। हम अगर एक साथ ही ज़्यादा पैसा लगा दें और इन्वेस्ट करना चाहे और वो सफल नहीं हो जाए तो पूरे धड़ांग से नीचे गिर जाते हैं। तो हमने सोचा कि एक फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं और ये योजना में धीमी गति से शुरुआत करते हैं। तो इस धीमी गति में
क्या होगा कि अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा, ये फायदा रहेगा। तो फिर इस योजना में सबसे ज़्यादा पैसा यानी सबसे ज़्यादा ध्यान किस ओर दिया गया, तो ध्यान रखना है पहली पंचवर्षीय योजना में आपको ध्यान रखना है जो ज़्यादा जोर जो दिया गया ज़्यादा वो था कृषि क्षेत्र पर। बिल्कुल सही, आप ध्यान रखेंगे कृषि क्षेत्र की ओर ध्यान देना अति आवश्यक था, क्योंकि भारत की रीढ़ की हड्डी थी कृषि, तो उस पर ध्यान देना जरूरी था। वो पंचवर्षीय योजना में यही देखा गया कि उन्होंने कृषि क्षेत्र को और उसके अंतर्गत जुड़े व्यक्तियों को रोजगार और उसकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है, इसको मजबूत करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो धीरे धीरे विस्तार हो जाएगा बाकी योजनाओं का। तो इस योजना के अंतर्गत तो बांध और सिंचाई के क्षेत्र में भी निवेश किया गया। इसके साथ साथ ध्यान दिया गया कि भाई बांध भी बनाएं और सिंचाई की व्यवस्था करें, क्योंकि कृषि के लिए हमें ज़रूरी है कि पानी की सप्लाई चाहिए और इसके लिए बांध बनाए अच्छे से। बांध के साथ सिंचाई जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे सिंचाई भी उपलब्ध करवा दी जाए। इसी परियोजना के तहत भांगड़ा नागल जैसी विशाल परियोजना के लिए बड़ी धनराशि जुटाई गई। यानी जो आप जानते हैं भांगड़ा नागल जो भारत का बड़ा बांध है, उसमें बनाने के लिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ये राशि जुटाई गई थी। आगे देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस पंचवर्षीय योजना में माना गया कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उसमें कृषि के विकास में सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है, क्योंकि भूमि का जो रख रखाव है वो सही नहीं है और इसका जो कह सकते हैं कि जी व्यवस्था है, यानी किस तरह से बांटा गया भूमि, इसका माप क्या है, कौन सी प्लस किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि कर तो रहे थे लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन नहीं था, एक नवीनता नहीं थी, तो इसलिए इस योजना में भूमि सुधार पर बल दिया गया। भूमि सुधार, क्योंकि जब हम इस क्षेत्र में कर रहे हैं तो इसकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली होनी चाहिए, तो भूमि सुधार पर जोर दिया गया। उसे देश के विकास की बुनियादी चीज़ माना गया कि ये बहुत ही जरूरी है, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक होगा। तो इस तरह से योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर से ऊंचा करने का था। ये तभी संभव था जब लोगों की बचत खर्चे से ज़्यादा हो। यानी भारत की डेवलपमेंट की जब बात आती है तो यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई कि लोगों का इन्वेस्ट मतलब खर्च से ज़्यादा बचत होगी, तभी भारत की जो इकोनॉमी है वो अच्छे से यानी भारत की अर्थव्यवस्था वो बढ़ेगी। तो इस तरह से 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था और इससे अब तक कम ही किया जा सका है, लेकिन ये खर्च और इसका अनुपात अभी भी सामान्य तक वही है। तो अब हम यहाँ पे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना आते तक लोगों की बचत है वो बढ़ने लग गई थी। इस तरह से अब यह उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये अब इससे ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोगों के खर्च भी ज़्यादा हो रहे थे तो बचत इस लेवल तक बढ़ रही थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कई ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 की जब बात करें तो उसके दशक तक शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई थी। तो अब ये आपने जाना प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय, उनकी योजनाकार के रूप में शामिल और किस क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया, कैसी योजना रखी गई और इसके साथ साथ कौन कौन से सुधार की बात की गई, तो ये आपको हाईलाइट तौर पे ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या जरूरी था जो समझना है आपको। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जब बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसमें ज़्यादा तेज यानी ज़्यादा जोर क्या पर दिया गया था, औद्योगिक क्षेत्र पर। अब सेकंड जो प्लानिंग बनाई गई पंचवर्षीय योजना की उसमें ज़्यादा जोर कहाँ पे दिया गया था, औद्योगिक क्षेत्र पर, क्योंकि इसके द्वारा भारत को एक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ करनी थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया और पीसी महालबोनिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने ये योजना तैयार की गई थी। तो इसमें जो योजना के जो रचनाकार थे वो ध्यान रखना पीसी, ये आप ध्यान रखना महालनोबिस, ये इस योजना के रचनाकार थे। ठीक है ना, इसके साथ और भी थे लेकिन प्रमुख रूप में आपको ध्यान रखना पीसी महालबोनिस सेकंड योजना के रचनाकार। और इस तरह से पहली योजना का जो मूल मंत्र था कि हमें धीरे से शुरुआत करनी है, ठीक है ना, तो इसी तरह दूसरी योजना का लक्ष्य था तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करना है।
तो ये ध्यान रखना। दूसरी बार रखा गया कि अब हम औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट करेंगे, वो तीव्रता के साथ करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट के क्षेत्र में यानी औद्योगिक क्षेत्र में भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये व्यवस्था रखी गई और इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात है वो तय हुई कि हमें इस तरह से बदलाव को लेकर चलना है। और सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया कि देखो अब छोटे मोटे अपने उद्योग हैं, उसका माल बिकना जरूरी है, लेकिन अगर बाहर का माल सस्ता मिलेगा तो यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। तो भारत सरकार ने क्या किया, बाहर से आयातित वस्तु थी उस पर ज़्यादा टैक्सेज लगाया, तो इस वजह से वो वस्तु महंगी हो गई, देश की वस्तु सस्ती हो गई। तो यहाँ का उद्योगों को संरक्षण देने की व्यवस्था, ये जो प्लानिंग थी बहुत अच्छी थी। तो इसी के तहत संरक्षण की इस नीति ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद की, क्योंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ गए। इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र पर दिए गए इस जोर से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम मिला था, क्योंकि जैसे मैंने कहा ही था भारत में औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी पीछे था। तो इस सेकेंड योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र पर ज़्यादा जोर देने से भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी फायदा पहुंचा। बहरहाल इसके साथ ही कुछ समस्याएं भी हुई। देखो अब ये ध्यान रखना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी एक जब बात करें उसकी दो चीज़ें सामने आती है, एक तो पॉजिटिव भी आती है, एक नेगेटिव आती है, यानी कुछ अच्छा और कुछ एक चीज़ बुरी भी सामने रहती है। अब समस्या क्या थी कि भारत औद्योगिक के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से औद्योगिक खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती थी, क्योंकि विदेश से वो भारत से काफ़ी डेवलप था। बाहर से कोई वस्तु हमें अगर चाहिए तो हमें अपनी विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ेगा और ये हमारे पास कम थी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि को अपने निवेश से ज़्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों को औद्योगिक और कृषि के बीच संतुलन साधने में बड़ी कठिनाई हुई। ये आप ध्यान रखना, उद्योग और कृषि, क्योंकि कृषि फर्स्ट था, औद्योगिक सेकंड योजना थी। अब दोनों के बीच तालमेल बैठा के चलना ये बहुत ही बड़ा मुश्किल था और दोनों ही भारत की नींव के लिए जरूरी था। तो इस तरह से भारी कठिनाइयाँ सामने आई। और दूसरी पंचवर्षीय योजना से कुछ बड़ी खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिया कि जिस समय से योजना की रणनीति में सीधे शहरों की तरफ ध्यान दिया गया है, कुछ अन्य लोगों का मानना है कि कृषि की जगह उद्योगों को प्राथमिकता देकर गलती की गई है, जो सेकंड में किया था। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाना चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष तो सब जगह होते ही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मैं आपके सामने यहाँ पे बुक का एक जो पेज है वो बता रहा हूँ। इसमें ये जो फोटो है वो ये दिखा रहा है कि किस तरह से प्रथम और सेकंड योजना में कहाँ कहाँ ज़्यादा निवेश हुआ और किसकी योजना सफल हुई, यानी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में प्रथम योजना किस तरह सफल हुई, कृषि क्षेत्र में कैसे सफल हुई। तो ये जो इंडेक्स है वो आपको ये बता रही है कि आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से ये योजना सफल रही या असफल रही। ओके, तो समझ गए होंगे आप ये। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट में, वो ये समझेंगे कि क्या विवाद था पंचवर्षीय योजना में कि उस समय कृषि और उद्योग क्षेत्र दो आमने सामने आ रहे थे। ठीक है ना। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लगा है और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक, बेहतर कह सकते हैं उम्मीद के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।